नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत। पूर्व में ली गई कक्षाओं में हमने तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के उत्तरार्ध भाग के कुछ महत्वपूर्ण पदों की सप्रसंग व्याख्या की। साथ ही विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की भक्ति भावना, दार्शनिक चिंतन, समन्वयवादी भावना इत्यादि पर भी विचार विमर्श किया। इसी क्रम में इस कृति के भाषा शैली विषयक स्वरूप पर विचार करेंगे। भावात्मक सौंदर्य की दृष्टि से विनय पत्रिका जितनी उल्लेखनीय कृति है, उतनी ही भाषा शैली की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। किसी भी काव्य का मूल्यांकन करना हो तो सम्यक दृष्टि यही है कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में सामंजस्य हो। भाव के इंगित पर शब्द स्वतः चलता चले और शब्दों से अर्थ स्वतः प्रकट होता चले। मानस में अवधी भाषा का जो सौंदर्य तुलसी ने प्रकट किया है, विनय पत्रिका में वही सौंदर्य ब्रज भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति के स्तर पर अपनी उत्कृष्टता को स्पर्श करता है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ परिमार्जित ब्रज भाषा अपने गांभीर्य के साथ सभी पदों में विषय का प्रवर्तन करती हुई आगे बढ़ती है। कुछ विशेषताएं जो बिंदुवार हमारे सामने उभर कर आती हैं, वो इस प्रकार हैं, जो इस कृति की विशिष्टता भी इंगित करती हैं। प्रथम, शब्द ज्ञान। भाषा पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। पूरी सफलता के साथ सुघड़ता लिए हुए उनका शब्द ज्ञान उनके भाषा में प्रयुक्त दिखाई देता है। इस कृति में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ संस्कृत बहुल शब्दावली भी प्रयुक्त हुई है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन इस पद में इसी प्रकार के शब्दों का बाहुल्य है। इतना होने पर भी विनय पत्रिका की भाषा मुख्य धारा से कटती नहीं है। कवि ने सरल क्रियाओं एवं नाम धातुओं का प्रचुर प्रयोग किया है। निश्चय ही उस प्रकार की भाषा से उनकी अभिव्यंजना में सरलता और प्रवाहमयता बनी रहती है। जैसे माधव असी तुम्हारी यह माया, करी उपाय पची मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। अपनी बात को पदों में दिए गई शब्दावली से गंभीरता से किंतु सरलता का मिश्रण करके कवि अभिव्यक्ति दे पाए हैं। दूसरा बिंदु है वाक् पटुता। वाक् चातुर्य भी कह सकते हैं।
वाक्यों का संयोजन शब्दों के माध्यम से होता है। गोस्वामी जी ने वाक्यों का गहन तथा गुम्फित प्रयोग किया है जो भावों के अनुकूल है। वाक्य पटुता को सिद्ध करने वाले कई पद हमें इस रचना में दिखाई देते हैं। जग जगदीश घर घरनि घनेरे हैं, निराचा धार के आधार गुणगन तेरे हैं। बड़ी चतुराई से अपनी दीनता के साथ और भगवान की उदारता को व्यक्त करने में तुलसी ने पटुता का प्रदर्शन किया है। तीसरा बिंदु है अर्थ गौरव। शब्दों की, वाक्यों की संरचना अर्थ गौरव में निहित होती है। शब्द अपने अर्थ के प्रकट करने के बाद ही अपनी महत्ता को सिद्ध कर पाते हैं। तुलसी की भाव व्यंजना में भाषा पूर्ण सहायक हुई है। शब्दों का प्रयोग उतना महत्व तभी पाता है जब उनसे अर्थ के साथ गौरव अभिव्यक्त होता हो। काव्यकार के मन की बात, उसके प्रकट करने की जो भावना है वो हम तक पहुँच जाए। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समूची मन ही मन रहिए। इस पद में कवि शब्दावली के साथ अपने निर्गुण निराकार के माध्यम से भी अपने सगुण साकार भगवान के गौरव को व्यक्त करते हैं। उक्ति वैचित्र्य, यह ऐसा बिंदु है कि उक्ति की सरलता तथा सुबोधता, सहज ही कोई बात कहनी है उसे कह दिया जाए, उसमें उक्ति वैचित्र्य का महत्वपूर्ण स्थान है। विनय के अनेक पदों में उनकी भावुकता अपना बांध तोड़कर वैचित्र्य की सीमा में प्रवेश कर गई है। बावरो रावरो नाह भवानी, इस पद में प्रारंभ से अंत तक उक्ति वैचित्र्य का सौंदर्य दिखाई देता है। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, निज घर की बरबात बिलो कहूँ, हों तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। अनेक ऐसे स्थल काव्यकार के काव्य में उक्ति वैचित्र्य के सामर्थ्य को अभिव्यक्त करते हैं। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग। कोई भी बात काव्यकार जब कहता है तो वह बोलचाल की भाषा में अनुभव के माध्यम से जो मुहावरे और कहावतें होती हैं उनका प्रयोग करते हुए जब कहता है तो कठिन से कठिन भाव का संप्रेषण भी प्रभाव से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही सरल भी। इस रचना में भी ऐसे ही कुछ बातों बातों में सहज ही मुहावरे आ गए हैं, कहावतों ने प्रवेश पा लिया है। जैसे सावन के अंधई ज्यों सूझत रंग हरो, दूध को जरियो पियत फूंक फूंक महियो। इस प्रकार के प्रयोग दिखाई देते हैं। उपमानों का आधिक्य है और उदाहरण की बहुलता भाषा अभिव्यक्ति की प्राण शक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति की यह प्राण शक्ति तब और अधिक प्रभावी रूप लेकर सामने आती है
जब कवि अपनी अनुभूतियों को उदाहरणों से पुष्ट करता है और एक के बाद एक उपमानों को नए नए रूप में प्रस्तुत करता चलता है। विनय पत्रिका में तुलसी ने दर्शन के गूढ़ गंभीर रहस्यों को उदाहरण देते हुए बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। यही तुलसी की सफलता का एक महत्वपूर्ण मानदंड भी है। जैसे तुलसी कह देते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओसकन की। तो यह बात कहते हुए तुलसी उपमान के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से सरलता से अपनी गंभीर बात को प्रस्तुत कर पाए हैं। अन्य भाषाओं के शब्द। तुलसी ने अपने मुख्य रूप से इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग तो किया ही है। अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग भी विशेष रूप से इस विनय पत्रिका में मिलते हैं। साहब, खलल, गुलाम, गरीब नवाज, लायक इत्यादि। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुलसी ने अपने समय में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करके अपनी सामर्थ्य का ही परिचय दिया है। शैली की बात करें तो किस प्रकार से प्रस्तुत किया, इसे शैली कहते हैं। संबोधनात्मक शैली विनय पत्रिका में विशेष रूप से प्रयुक्त हुई है। कबहु को अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। इस प्रकार से अनेक संबोधन हैं जिसमें ऐसी मूढ़ता या मन की, अपने मन को अनेक प्रकार से संबोधित किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में तुलसी की विनय पत्रिका में प्रयुक्त भाषा विषयानुकूल है, प्रसंगों के अनुकूल, तुलसी की भक्ति युक्त सरस मानसिकता की अभिव्यक्ति करने वाली है। इस भाषा प्रयोग में तुलसी ने पूरी सतर्कता बरती है। यही कारण है कि तुलसी का शब्द ज्ञान उनकी भाषा में अर्थ गौरव, वाक्पटुता और अभिव्यक्ति को सार्थक बनाने के लिए कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी बड़ी बखूबी करता चलता है। हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा की सरसता भी है और परिष्कृत रूप में भी इसका स्वरूप हमारे सामने इस रचना में आता है। यहाँ जो भाषा है, शैली है, तुलसी की प्रौढ़ता, परिपक्वता और भाषा प्रयोग में, शब्द चयन में तुलसी की प्रौढ़ता को रेखांकित करती है। धन्यवाद।